डिसीजन ले ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले जहाँ से शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लोगों को पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर क्या लक्षण ऐसे दिखते हैं उनमें कि उन्हें पता चले कि हम लोग अफेक्टेड है या नहीं। और आपने जैसे कि कहा कि कई लोगों में ये सिम्टम्स नहीं भी दिखाई देते, तो वो कैसे पहचाने और ताकि दूसरों की भी और खुद की भी हेल्प कर सके, और लक्षण क्या होते हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये जो वायरस है, कोरोना का वायरस है, इसको अभी सार्स कोवी 2 बोलते हैं। इसका नाम अभी बदल गया है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV2। हाँ, तो ये सांस का यानी कि कोरोना का जो वायरस है वो सांस में से जाता है अंदर। तो इनके जो लक्षण हैं, तो पहले वाले लक्षण जो है सांस से ही संबंधित होते हैं, जैसे कि सर्दी होती है, जुकाम होता है, नाक से पानी बहता है, छींके आती है, उसके बाद या उसके साथ साथ गले में किचकिच होती है, गले में दर्द होता है, और इसके साथ बहुत सारे लोगों को खांसी आती है, सांस फूलता है। जब भी ये तकलीफ हो, सांस फूल रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट इज मोर डेंजरस साइन। सो अगर आपको प्रिकॉशन लेनी है तो पहले स्टेप पे लेनी चाहिए, यानी कि जब भी सर्दी जुकाम होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो सिम्टम है वो है फीवर, बुखार। बुखार बहुत सारे लोगों में आता है, इसके साथ साथ दुर्बलता आती है, वीकनेस आता है, ऐसा मन नहीं लगता, किसी में भूख नहीं लगती, वीकनेस ज्यादा बढ़ता है, कई लोगों में पेट में दर्द सा होता है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है उसके 2 टाइप्स है, एक है एसिड लेवल और दूसरा है एसिड स्टेबल। और जो एसिड स्टेबल वायरस का जो टाइप है वो अंदर पेट में जाता है, और जो भी हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च में ऐसा पता चल गया है कि स्टूल सैंपल में कुछ वायरसेस का प्रेजेंस दिखाई दिया है। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोगों में पेट में दर्द और डायरिया जैसा, जुलाब जैसा होता है। तो ये जो सिम्टम्स है, जब भी इसका असर किडनी पे होता है तो वैसे लक्षण दिखते हैं। कई लोगों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो बाद में होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है, यानी कि फेफड़े की जब भी बीमारी होती है उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं, सर्दी, खांसी, सांस फूलना, ये जो लक्षण है वो कोरोना के है। और एक बात, आप अगर पॉसिबल कोरोना मरीज के पास गए हो या अस्पताल में मरीज को देखने गए हो, वो शायद कोरोना का है, या आप अस्पताल में काम कर रहे हो, या लॉकडाउन तोड़ के कहीं आप घूम रहे हो और भीड़ में गए हो, या कहीं से आप ट्रैवल करके आए हो और गाड़ी में जो भी बस में या कार में कोई अजनबी था, पॉसिबल हो सकता है कि आप आपके सेहत के ऊपर ध्यान दें, और बुखार आता है क्या, वीकनेस आती है क्या, भूख कम हो रही है क्या, और ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाके आप चेक करके लीजिए। अगर आप घर में रह रहे हो, घर में कोई भी बीमार आदमी नहीं है, और आप लॉकडाउन के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं करके, और कुछ सिम्टम नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं। अगर पॉसिबली यू आर getting exposed, then you think of your symptoms. Otherwise, if you don't have any symptom, don't worry. इतनी सीधी बात है। ओके सर। तो जैसे कि सर ने बताया, अगर सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है, आप जाके चेक करवा सकते हो वेदर इट्स पॉजिटिव और नॉट। और अगर आप बाहर जाते हो कहीं पे भी और प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हो, फिर भी आपको जाके एक बार चेक करवाना चाहिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बाहर जो लोग हैं उन सभी के लिए हितकारक हो सकता है। सर, आप बीच बीच में बता ही रहे हो कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन जनरल
फिर भी एक बार डिटेल में सब लोगों के लिए क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जो भी बातें बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे गांव में कोई मरीज नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं और अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं वो सब बताते नहीं है, दवा लेने के बाद बताते हैं कि मैं यहाँ जाके आया हूँ, मैं उधर जाके आया हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा आदमी हो या ऐसी व्यक्ति हो जो कहीं बाहर घूम के आई हो, पूना जाके आई हो, मुंबई जाके आई हो, किसी रिलेटिव के पास जाके आई हो, ट्रैवल करके आई हो, तो पॉसिबल है। जब तक लॉकडाउन के जो रूल्स है, नियम है, जब तक प्रशासन से कोई मैसेज नहीं आता तब तक आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप कहीं भी जाइएगा, अननोन प्लेसेस, डोंट विजिट अननोन प्लेसेस, डोंट मीट अननोन पर्सन्स या पीपल। जब भी आप बाहर कुछ खरीदने जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा, 6 फीट या 2 मीटर, कम से कम 3 मीटर है तो अच्छा है। मास्क पहनना जरूरी है, आपके सामने जो भी आदमी है उसको भी मास्क लगाना, उसका मास्क होना जरूरी है। अगर एक को मास्क है एक नहीं है तो रिस्क बन सकता है, दोनों को भी मास्क होना जरूरी है। जब भी कहीं जाते हो बाहर खरीदने के लिए और कई जगह, अननोन जो प्लेसेस है उसको हाथ मत लगाना। अगर हाथ लगाते हो तो आपकी जेब में सैनिटाइजर होना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज जब आपके पास सोप नहीं है, साबुन नहीं है, पानी नहीं है तो ही इस्तेमाल करना। बार बार सैनिटाइजर यूज करना अच्छा नहीं है। तो जब भी पॉसिबल है तो साबुन से, सोप से हाथ धोना चाहिए। और अभी ये वक्त है आई थिंक कि हाथ धोना भी ये साइंटिफिक बात है। जो भी हम पानी लेते हैं, पानी और साबुन लगा के, मैं इधर दिखा रहा हूं आपको, जो ये हाथ का अंदर वाला हिस्सा है वो साफ करना, फिर बाद में बाहर वाला हिस्सा साफ करना। ये उंगलियां जो है उसके बीच में वो साबुन लगा के ये साफ करना, बाद में अंगूठा सेपरेटली साफ करनी चाहिए, एक जो जगह है वो। उसके बाद नाखून, दोनों बाजू के नाखून, और ये हाथ ऐसा रख के साबुन लगाने के बाद यहाँ ऐसा घिसटना इधर और एक बार घिसटना, और फिर ये सब हाथ को ये साबुन लगा है क्या नहीं, और यहाँ तक, रिस्ट तक, यहाँ तक जाना चाहिए। और ये प्रोसेस जो पूरी है 40 सेकंड्स चलनी चाहिए। साबुन लगा के जब भी हाथ धोते हो 40 सेकंड्स। अगर आपके पास साबुन नहीं है, पानी नहीं है, कहीं जल्दी में हो, कार में हो, गाड़ी में हो, तो सैनिटाइजर यूज करो, वो 20 सेकंड चलता है, वो भी इस तरीके ही, लेकिन 20 सेकंड्स आर सफिशिएंट। और एक बात, जब भी हाथ मैला हुआ है, अगर कुछ सॉइल लगा है और गंदा हो गया है तो सैनिटाइजर का यूज नहीं होता। आपको पानी ढूंढना चाहिए, आपको साबुन ढूंढना चाहिए। और सबके लिए मैं बता रहा हूँ, हाथ धोना ये सिर्फ कोरोना वाली बात नहीं है। हाथ धोना एक कोरोना वाली बात नहीं है। आपके पूरे जिंदगी में जब भी खाना खाने के लिए जाते हो, हाथ धोना जरूरी है। आजकल हम रिसेप्शन पे जाते हैं और सबको शेक हैंड करते हैं, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वैसे ही खाना खाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी है। अगर बीच में कोई आया तो ऐसे ही शेक हैंड करो, हाथ में धो। दूसरी बात, खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है। जब आप टॉयलेट को जाते हो, पेशाब के लिए जाते हो, तब आने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी अननोन प्लेस पे हाथ रखते हो, हाथ धोना जरूरी है। जब किसी मरीज को मिलने के लिए जाते हो, उनको मिल के आने के बाद हाथ धोना जरूरी है।
किसी पेशेंट का, मरीज का ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग होने के बाद हाथ धोना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई जानवर है या पेट्स है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनको हाथ लगाने के बाद भी आपको हैंड वॉश जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है, जब आप बच्चे को हैंडल करते हो या बच्चे ने टॉयलेट की है, वो टॉयलेट साफ करने के बाद और किसी भी तरीके का मरीज आपके घर में हो और आप उनकी देखभाल कर रहे हो, तो उनको हाथ लगाने के बाद भी आपको हाथ धोना जरूरी है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप मास्क पहनते हो, जब भी आप पेशेंट को देखते हो, जब भी आप फेस मास्क हो या गाउन हो, हम जो पीपी पहनते हैं डॉक्टर्स, तो पहनने के पहले और पहनने के बाद हाथ धोना जरूरी है। कोरोना के बारे में जब हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम घर में एसी यूज करते हैं। तो अगर घर में कोई कोरोना जैसा आदमी है या बीमार व्यक्ति है, तो वही वायरस फिर सर्कुलेट होता है, वही एयर, इंटरनल एयर गेट सर्कुलेटेड, तो एसी लगाना डेंजरस है। अगर घर में कोई बीमार नहीं है तो एसी लगाओ, फिर भी उसके जो मोड्स रहते हैं उसमें ड्राई मोड नहीं लगाओ, अच्छा, कूल मोड लगाओ, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई तो तकलीफ बढ़ सकती है। और एक बात बताने जा रहा हूँ, वो जो है, वो अभी गर्मी है और बहुत सारा पसीना आता है, तो लोग शावर लेते हैं। तो आई एडवाइस ऑन माय पर्सनल बिहाफ कि शावर लेना बंद करो जब तक कोरोना नहीं जाता। पॉसिबल है कि उसमें एरोसॉल यानी कि द्रवाणु, जो मैंने बोला कि छींटे निकलते, उसमें भी वायरस आ सकता है। स्टूल में जो सैंपल्स है, स्टूल का सैंपल, कोरोना के बीमार जो लोग थे उसमें वायरस मिल गए। तो जब भी आप टॉयलेट यूज करते हो, तो टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश जो लगाते हो, वो कमोड का कवर बंद करके फ्लश लगाएगा, क्योंकि स्टूल में अगर कुछ है वो उसका एरोसॉल फॉर्म होता है, छींटे निकलती है और हवा में फैलती है और हवा से वो आ सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि शॉवर का यूज मत कीजिएगा, वैसे ही वो कमोड है वो बंद करके फ्लश कीजिएगा। आप जो पानी पीते हो, कोरोना जब तक जाता नहीं तब तक पानी उबाल के पियो, ज्यादा ठंडा पानी मत पिया करो। नॉर्मल जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो पानी यूज करो। और जैसे कि हमारी ह्यूमिडिटी है बहुत अच्छी, एक बात बन गई है कि हम क्वारंटाइन में हैं, हमें पता चल गया है कि घर नाम की एक चीज़ है, घर में पिताजी है, माँ जी है, बहन है, भाई है, उनसे बातें हो रही है, और जो खाना है घर का ही खाओ। मेरे जो YouTube पे वीडियोस है उसमें मैं बार बार ये बातें मैंने की है कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, अगर आपको बाहर कुछ चीजें, खाने वाली चीजें मिल ही रही है, फिर भी वो परचेस मत करो, फास्ट फूड परचेस मत करो, घर में लाके मत खाओ, घर वाला खाना खाओ, वो अच्छा रहेगा। रेगुलर यानी कि मील्स जो टाइम है वो रेगुलर रहना चाहिए। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, और तनाव नहीं रहना चाहिए, टेंशन नहीं रहनी चाहिए। आपका दिमाग जो है उसको पॉजिटिव सोच में बदलो। कैसे हो जाएगा, मुझे बीमारी होगी तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को आर्थिक कठिनाइयाँ होती है, तो अभी हमारा बना रहना, हमारा सांस ठीक रहना, हमारा जीवन कंटिन्यू होना, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में ध्यान दो। और एक बात, जब कोरोना होगा या नहीं होगा, बाद में घर में और बाहर अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो या आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो रुमाल इस्तेमाल करो। जब भी खांसते हो
सिंपल जो सर्दी होती है, सिंपल सा जुकाम होता है, खांसना और छींकना ये ओपनली नहीं होना चाहिए। ये रुमाल लेके आप पहनो और बाद में खांसो या छींको, बाहर वो फैलता नहीं। अगर आपके हाथ में रुमाल नहीं है और आप खांसना चाहते हो, छींकना चाहते हो, तो एंगल बनाओ। ये एंगल पे खांसो या छींको। अगर आप ये नहीं कर रहे और हाथ पे ऐसा ले रहे हो तो इसकी छींटें हाथ पे आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और इसमें वायरसेस रहते हैं। वो जहाँ जहाँ आप हाथ लगाते हो वहाँ वहाँ वो फैलता जाता है, घर वालों को भी तकलीफ होती है। तो आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये जो प्रिकॉशंस है वो आप अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको वायरस की चिंता करने की कोई बात नहीं। इंडियन कल्चर भी हम लोग भूल चले हैं, जैसे कि फैशन दोबारा रिटर्न हो रहा है, जैसे वैसे ही सर ने कहा कि हम लोग बाहर जाते हैं, हमें वो स्टेटस लगता है कि हाथ मिलाना, गले मिलना, तो वो अभी सबको अच्छे से पता चल रहा होगा कि कोरोना में हाथ कोई नहीं मिला रहा है, गले नहीं मिल रहा है। हम लोग सब इंडियन कल्चर पे आ रहे हैं, नमस्ते करो, दूर से रहो। और सर ने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि कमोड यूज करते हो, फ्लश करते हो, बट उसका टॉप जो है वो बंद करके किया करो। एसी ना यूज करो, एसी अगर करते हो भी यूज, अगर घर पे कोई इन्फेक्टेड नहीं है तो वो कूल मोड पे चलाओ, ड्राई मत चलाओ, उससे ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो है, वो हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे धोना चाहिए, वो सर ने हमें सब बताया हुआ है। तो आई थिंक सब अच्छी अच्छी यादें आपने वापस से दिला दी, छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए वो भी आपने बता। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट मेमोरीज। थैंक यू सर, क्या ये कोरोना वायरस में जैसे अलग अलग बीमारियां होती है, जैसे कैंसर होता है, हार्ट डिसीज वगैरह होता है, और या अलग अलग बीमारी होती है, उसमें स्टेजेस पाए जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, तो क्या कोरोना में भी स्टेजेस पाए जाते हैं? एक्चुअली अगर हम व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे तो ये जो वायरस अंदर आता है, जब ये एंटर होता है अंदर, ये विषाणु अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जब ये सिम्टम्स दिखाई देता है, इसको ये पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ओके। यानी कि वायरस अंदर गया और 3 दिन के, 5 दिन के, 6 दिन के बाद ये लक्षण जो है, सिम्टम जो है दिखाई दे रहे, तो इनको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, अधिशयन काल। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड 1 दिन से लेके 15 दिन तक है। ये 15 दिन में उसको सिम्टम्स आ सकते हैं। नाउ इन्फेक्शन एक बार हो गया, हाँ, और उनके सिम्टम्स दिखाई दे रहे, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके स्टेज नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। अगर आपको ये बीमारी का पता चल गया है और जब भी इन्फेक्शन हुआ, यानी कि उसको मालूम है कि मैं जाके आया हूँ, मैं कोरोना के मरीज को मैं मिला हूँ, और मुझे पता है कि मैं जाके आया हूँ, मैं एक्सपोज हो गया हूँ, तो उसको पकड़ के अगर हमने उसको रेस्ट दी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट, फुल रेस्ट देना, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन में भी ये जरूरी है कि बहुत सारा पानी पियो। और एंटीवायरल या एंटीपायरेटिक ड्रग, जो बुखार आ गया है, खांसी आ गया, उसकी ट्रीटमेंट हमने दे दी तो उससे वो वापिस आता है। अच्छा। अगर उसकी इम्यूनिटी अगर ज्यादा नहीं है और वायरस की ताकत बढ़ती है, तो धीरे धीरे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होती है, किडनी अफेक्ट होती है, ब्लड वेसल अफेक्ट होती है, और सभी जगह फैल के वो ARDS में जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे जाके वो सेप्सिस होता है या रेस्पिरेटरी फेल्योर, ARDS जैसे बोलते हैं। और इस स्टेज पे हमें उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, और बहुत सारी ट्रीटमेंट की एक रिसर्च पे आ गई है। वो ट्रीटमेंट देने के बाद हो सकता है कि वो वापस रिस्पॉन्ड करे और आए। ये हुई व्यक्तिगत रूप की बात। हम जो स्टेजेस बोल रहे हैं, यानी कि
दिसंबर के मिड से अच्छा। सेकेंड थर्ड वीक से ये वुहान जो चाइना हम्म। वुहान से वो वायरस आ गया ओके। और धीरे धीरे वो 2 या 3 महीने के बाद बढ़ता गया। लास्ट महीने से ये इंडिया में है और मार्च से यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में वो बढ़ता गया और इसका कर्व इतना बढ़ गया कि अभी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। अच्छा। तो इसके स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 हम बोलते हैं। तो स्टेज 1 में क्या हुआ कि वुहान से दूसरे कंट्री में वो गया, स्टेज 1। ओके। कुछ गया वो पेशेंट जाने के बाद अगर वो क्वारंटाइन में नहीं गया और उसने प्रिकॉशन नहीं ली तो वो गया कम्युनिटी में। ओके। और कम्युनिटी में जाके उसके पेशेंट हो गए। अच्छा। अब ये वायरस जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनका एक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, RO हम बोलते हैं और R0 बोलते हैं। ये जो वायरस है, ये वायरस का R0 जो है तो 1 से वो 4 लोगों तक फैलता है। अच्छा। यानी कि एक पेशेंट बीमार हो गया, वो 4 लोगों को दिया और वो 4 लोगों ने फिर 4 लोगों को दिया, तो 1 से 4 हो गया, 4 से 16 हो गया। ये चेन सिस्टम से बढ़ता जाता है, वो स्टेज 3 होता है। अच्छा। और शायद हम स्टेज 3 में अब चल रहे हैं। इसका एक अलग तरीके से मैं बोलूंगा कि पहला स्प्रेड जो है वो लोकल स्प्रेड है, ये अलग ढंग का है। ये तरीका मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये पहला लोकल स्प्रेड में गया। अभी स्टेज 3 हम बोले, स्टेज 3 में क्या हुआ, लोकल स्प्रेड में गया। लोकल स्प्रेड के बाद पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया और पेशेंट्स का नंबर बढ़ने के बाद उसके जो असर है उसका वो सीरियस असर हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इनको हम सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं। यानी कि एक मरीज 4 से ज्यादा या 10 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन देता है। अभी तक हम ये लास्ट स्टेज में नहीं है। हो सकता है अगर आप सभी लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं ली, अगर आप लॉकडाउन तोड़ने के लिए बाहर चले गए, अभी जो हमारे जो सरकार बोल रही है कि ये करो वो करो, आप फॉलो नहीं करें तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तो लड़ाई चल रही है, वो सब कर रहे हैं और नए अस्पताल भी अभी खोले जा रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं, अगर पेशेंट बहुत बढ़ गए और उनकी बीमारी बहुत सीरियस हो गई तो जितने भी वेंटिलेटर लाओ उसका कितना असर होगा ये कोई भी बोल नहीं सकता। इसलिए मुझे होने वाला है, मुझे ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मेरी प्रिकॉशंस ये सब लोगों के लिए है। इतनी आप इतना मन में अगर तय करोगे तो हो सकता है कि इंडिया को कोई हराएगा नहीं, कोरोना का विषाणु भी नहीं हराएगा और आप और मैं सब लोग ये बीमारी से दूर रहेंगे, अच्छे रहेंगे और फिर एक बार हम हमारा देश अच्छे ढंग से जुट पाएंगे।